दुनिया में 195 देश हैं और उन्हीं 195 देशों में इजराइल भी एक देश है। अगर आप नक्शे पे उठा के इजराइल को देखेंगे तो इतना छोटा है कि शायद आपको खोजने में बहुत समय लग जाए। लेकिन 195 देशों में से 195 देश ये बात नहीं कह सकते कि वो इजराइल को नहीं जानते हैं, क्योंकि इजराइल के कारनामे ही कुछ ऐसे हैं कि हर एक देश की नजर इजराइल के ऊपर रहती है। 1948 में इजराइल की स्थापना होती है। इजराइल अपनी स्थापना से लेकर आज तक जितना भी समय गुजरा है उस समय में उसने कई युद्ध लड़े हैं, और ये युद्ध सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने देश को बचाने के लिए लड़ा है। इजराइल की सीमाएं 4 देशों के साथ लगती है। मिस्र के साथ लगती है, लेबनान के साथ लगती है, सीरिया के साथ लगती है और जॉर्डन के साथ लगती है। इन 4 देशों के अलावा जितने भी इजराइल के आसपास देश हैं वो सारे के सारे मुस्लिम देश हैं, और कहीं न कहीं उनसे भी इजराइल का संघर्ष रहता है। और रिकॉर्ड है 1948 के बाद जब भी इजराइल ने इन देशों के साथ युद्ध किया, चाहे वो समूह में आए चाहे वो अकेले आए, इजराइल ने हमेशा उनको मात दिया है। 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है और इस आयोजन में दुनिया के कई देश शामिल होते हैं। उन्हीं में से एक देश होता है इजराइल। इजराइल की फुटबॉल टीम ने भी इस खेल में हिस्सा लिया था, लेकिन 1972 में उन फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ एक दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई। फिलिस्तीनी संगठन फतह से अलग हुए उग्रवादी गुट ब्लैक सितंबर ने उन खिलाड़ियों पर हमला कर दिया और 11 के 11 खिलाड़ियों की निर्मम हत्या कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यह दूसरी बार था जब जर्मनी की धरती पर यहूदियों का नरसंहार किया गया। इजराइल ने इस नरसंहार को देखने के बाद फैसला किया कि अब बस बहुत हो चुका है, दुनिया को दिखाने का टाइम आ गया है कि इजराइल क्या है, और इजराइल के किसी नागरिक के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाता है तो इजराइल उसके साथ क्या कर सकता है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने ओलंपिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को खत्म करने और ब्लैक सेप्टर को खत्म करने की कसम खाई। इजराइल ने उन शिकारियों का शिकार करने के लिए सबसे पहले एक लिस्ट तैयार की। उस लिस्ट में उन लोगों का नाम था जिन लोगों ने इजराइल के फुटबॉल खिलाड़ियों की हत्या की थी और उनकी मदद की थी। उस समय इजराइल की पीएम गोल्डा मेयर थी और गोल्डा मेयर अपने फैसलों के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उन्हें पता था कि वो क्या करने जा रही हैं, और ये सब कुछ करने के बाद दुनिया में इजराइल की क्या छवि बनने वाली है, इससे इजराइल को क्या नुकसान होने वाला है और क्या फायदा होने वाला है। लेकिन फिर भी गोल्डा मेयर अपने नागरिकों के लिए, अपने देश के खिलाड़ियों के लिए वो सब कुछ करना चाहती थी, चाहे वो लीगल था चाहे इलीगल था, जिससे उनका बदला पूरा हो सके। इसके लिए उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मीटिंग की और एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा एक्स। इसके बाद आतंकियों को मारने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए मोसाद पूरा प्लान तैयार करती है और इस प्लान को सक्सेस करने के लिए एक ऑपरेशन चलाती है और उस ऑपरेशन को नाम देती है रैथ ऑफ गॉड। इजराइल ने शुरू में ही सीरिया में और लेबनान में जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के ठिकाने थे वहां पर बमबारी की, वहां पर हमले किए। लेकिन इजराइल सिर्फ इतना कुछ करके शांत बैठने वाला नहीं था। इजराइल और मोसाद इससे कुछ ज्यादा चाहते। इजराइल की सेना और मोसाद दोनों चाहते थे एक एक आतंकी को ढूंढा जाए और उनको बता के मारा जाए कि तुम्हें क्यों मारा जा रहा है। इसके 2 महीने बाद सिल्विया राफेल नामक एक मोसाद ऑपरेटिव ने पीएलओ के रिप्रेजेंटेटिव महमूद हमसारी के साथ एक मीटिंग की, और जब महमूद हमसारी अपने घर के बाहर रहता है तो उसके टेलीफोन में बम फिट कर दिया जाता है, और जब ये अपने घर पहुंचता है तो उसके टेलीफोन पर एक प्रैंक कॉल की जाती है, और जैसे ही वो फोन को उठाता है फोन ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। 21 जुलाई 1973 को मोसाद से नॉर्वे में उस वक्त गड़बड़ी हो जाती है जब रात के 10:30 बजे एक गोरी महिला के साथ एक व्यक्ति का पीछा करती है जिसका नाम रहता है अहमद बिचौकी, जो कि एक वेटर था, साथ में स्विमिंग पूल की साफ सफाई करता था। उसके ऊपर मोसाद को शक होता है और मोसाद उसको गोली मार देती है। हालांकि म्यूनिख के आतंकी घटना से उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं रहता है, लेकिन गलती से मोसाद का वो शिकार हो जाता है, जिसके बाद पूरी दुनिया के कई देश मोसाद के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं कि मोसाद जानबूझकर ऐसे इनोसेंट लोगों को टारगेट कर रहा है सिर्फ अपने खुन्नस को, अपने बदला को पूरा करने के लिए। इस घटना को लेकर मोसाद के प्रमुख जवी जमीर कहते हैं कि हम में से किसी के पास केवल सही निर्णय लेने का साधन नहीं है, लक्ष्य की गलत पहचान विफलता नहीं है, यह एक गलती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। द गार्जियन के अनुसार मोसाद के इस ऑपरेशन को लेकर मोसाद के 5 एजेंटों पर कार्रवाई की जाती है, जिनमें स्वीडन मूल की मैरियन ग्लैडियन कॉफ, दक्षिण अफ्रीका की सिल्विया राफेल, इजरायली अब्राहम गेमर, डेनमार्क में जन्मे डैन एरबेल और इजराइल में जन्मे जमी स्टीनबर्ग हैं। इन सबको हत्या का दोषी ठहराया जाता है, नॉर्वे की जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद इनको दोष मुक्त किया जाता है और फिर इन्हें छोड़ दिया जाता है।
जनवरी 1996 में मोसाद ने अहमद बिचौकी के परिवार को अघोषित मुआवजा दिया, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं हुआ कि उनकी हत्या मोसाद ने की थी। बताया जाता है मोसाद ने म्यूनिख में हुए आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए किसी भी देश के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। उसने टेलीफोन बम का इस्तेमाल किया, जहरीली सुई का इस्तेमाल किया, नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। उसने दूसरे देशों के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन वो अपने मिशन को लेकर पीछे नहीं हटा। उसने अपने देश के नागरिकों, अपने खिलाड़ियों का बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया जो एक देश को करना चाहिए। जर्मनी के म्यूनिख में इजराइल फुटबॉल टीम के 11 प्लेयरों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। इसके बाद इजराइल और मोसाद उन हत्यारों की एक लिस्ट तैयार करता है और उनको मारने से पहले उनके पास एक लेटर भेजता है और बताता है कि तुमको क्यों मार रहे हैं। इजराइल उनको ढूंढता है, उनके अंदर 11 गोलियां दागता है। ये संकेत रहता है कि तुमने हमारे 11 प्लेयरों को मारा है और इसलिए हम तुमको 11 गोली मार रहे हैं। और ये ऑपरेशन लगभग 20 साल तक चलता है और मोसाद ये बताता है कि ना तो हम भूलते हैं और ना ही हम माफ करते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी थी 1972 में हुई घटना के ऊपर थी, जो कि म्यूनिख में हुई थी। वहां पर आतंकी हमला होता है और इजराइल के 11 प्लेयर मार दिए जाते हैं और उसके बाद किस तरीके से इजराइल बदला लेता है। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, इसके बारे में आप जवाब दीजिएगा। आपने भारत के बारे में एक चीज नोटिस किया होगा कि भारत में अब तक कई आतंकी हमले हो चुके हैं और लाखों लोगों की उसमें जान चली गई है। इतने सारे लोगों के मारे जाने के बाद और लगातार भारत पे हुए आतंकी हमलों के बाद ऐसी क्या बात है कि भारत सरकार, इजराइल जैसे गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं ले पाती आतंकियों के खिलाफ कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि आतंकी भारत में घुसने में भी डरे। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।